नमस्कार, मनोज सोम बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज नया साल है तो सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पिछली वीडियो में हम शेरशाह के विषय में चर्चा कर रहे थे। शेरशाह के साम्राज्य विस्तार के विषय में हमने पढ़ा था। मैं एक बार रिवीजन करा दूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1542 का जो बंगाल अभियान हुआ और बंगाल अभियान के दौरान जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबाने के बाद बंगाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था शेरशाह सूरी ने स्थापित की, हमने वो पढ़ा था। तो चलिए आज वहाँ से ही आगे शुरू करते हैं। देखिए, इसके बाद 1542 में शेरशाह ने मल्लू इकबाल के खिलाफ अभियान किया। ये मल्लू इकबाल इस समय, अब यहाँ देखिए आप, ये मालवा क्षेत्र है। मालवा और ग्वालियर इस समय मल्लू इकबाल के क्षेत्र में थे। देखिए, इससे पहले मैं पहले वाली वीडियो में ये भी जिक्र किया था। मालवा और गुजरात का जो शासक था वो बहादुर शाह था। बहादुर शाह, जिसे हुमायूं ने पराजित कर दिया था। लेकिन बाद में बहादुर शाह ने अपना सारा जो क्षेत्र है वो वापस छीन लिया था। लेकिन बहादुर शाह की 1537 में पुर्तगालियों के विरुद्ध एक झड़प में मृत्यु हो गई थी। पुर्तगालियों ने इसे समुद्र में धकेल दिया था, जिसके कारण, डूबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस समय, जिस समय शेरशाह का शासन है, इस समय मल्लू इकबाल मालवा और ग्वालियर का शासक है। तो 1542 में मालवा और ग्वालियर को आपका शेरशाह जीत के अपने साम्राज्य में शामिल करता है। ठीक है। इसके बाद इसी क्षेत्र में देखिए, एक 1543 में यही मध्य प्रदेश में एक और अभियान किया गया, और ये अभियान रायसेन का किला है मध्य प्रदेश में, उसके खिलाफ था। रायसेन का शासक था पूरनमल। शेरशाह ने ये किला इस किले का घेरा डाला। किला का घेरा काफी लंबे समय तक चला। जब शेरशाह ये किला नहीं जीत पाया तो हुआ ये कि देखिए, शेरशाह किला नहीं जीत पाया, लेकिन क्या हुआ, पूरनमल भी किले में अंदर सुरक्षित नहीं था, क्योंकि लंबे समय तक किला कवर कर रखा था शेरशाह ने। तो समस्या ये पैदा हुई कि किस तरीके से ये समझौता किया जा सके। तो पूरनमल ने कहा कि हम ये किला आपके सुपुर्द कर देंगे, बशर्ते हमारे परिवार को आप सुरक्षित जाने दें। कुरान की कसम खाई गई, लेकिन जैसे ही पूरनमल किले से बाहर निकला, शेरशाह ने पूरनमल और उसके परिवार की हत्या कर दी। तो ये शेरशाह के सिर पर एक कलंक माना जाता है। ठीक है। गद्दारी की वजह से शेरशाह ने ये पूरनमल का जो किला है रायसेन का, ये जीता था। साथ साथ में शेरशाह का सेनापति था कुतुब खां ने इसके क्योंकि कुतुब खां के माध्यम से समझौता हुआ था। कुतुब खां ने शेरशाह और पूरनमल के मध्य समझौता कराया था किला खड़ा नहीं कराने के लिए, लेकिन शेरशाह ने अपना जो वादा है वो तोड़ दिया, जिसके चक्कर में कुतुब खां ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। तो 1543 रायसेन पूरनमल का जो क्षेत्र है ये जीता। इसी समय 1543 में शेरशाह का एक सूबेदार था हैवत खां ने मुल्तान का जो क्षेत्र है, मुल्तान का क्षेत्र वर्तमान में मुल्तान पाकिस्तान में है, ये तो मुल्तान का क्षेत्र शेरशाह ने जीता। इसके बाद क्या हुआ, 1544 गिरी सुमेल का युद्ध। ये युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहां से शेरशाह ने एक लाइन कही थी इस युद्ध को जीतने के बाद कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था। तो ये अभियान किसके खिलाफ था? देखिए, गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ, ये मारवाड़ का शासक था मालदेव, उसके खिलाफ था। मारवाड़ के दो सेनापति थे, जैता और कुप्पा। नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जैता एवं कुप्पा या कुप्पा।
बड़े वीर योद्धा थे ये यहाँ के। इन्होंने बड़ी वीरता से ये युद्ध लड़ा, लेकिन मालदेव के कुछ सेनापतियों ने गद्दारी की, जिसके कारण मालदेव गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह से पराजित हुआ। ठीक है, और शेरशाह ने, मैं फिर दोबारा से दोहराता हूँ, ये लो लाइन कही कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था। तो यहाँ पे जैता और कुप्पा की वीरता के चर्चे राजस्थान में काफ़ी विख्यात हैं, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ? शेरशाह और मारवाड़ के शासक, यहाँ पे मैं और मेंशन कर दूं, मारवाड़ के शासक जैता व कुप्पा के खिलाफ। ठीक है, अब साम्राज्य विस्तार का क्रम चल ही रहा था कि 1545 है, इसमें शेरशाह की मृत्यु हुई, लेकिन ये मृत्यु भी साम्राज्य विस्तार के क्रम में ही हुई थी। असल में क्या था, शेरशाह ने कालिंजर अभियान किया। कालिंजर का किला था, काफ़ी मजबूत किला माना जाता है कालिंजर का किला पे शेरशाह उक्का नामक एक अस्त्र से किले पर प्रहार कर रहा था। कहा यह जाता है कि जैसे ही वो उक्का नामक अस्त्र से गोली दागे जा रहे थे, तो गोला एक बारूद के आगे फटा। गोला जो है, एक बारूद रखा हुआ था वहाँ पे, तो बारूद के पास आके गोला फट गया, जिसमें शेरशाह झुलस गया था, और उसके बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो शेरशाह की मृत्यु का जो समय है वो 1545 से कालिंजर अभियान के समय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कालिंजर अभियान के समय शेरशाह की मृत्यु हुई। और शेरशाह की मृत्यु होने के बाद शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे वो एक तरीके से बेकार ही हुए। ठीक है, शुद्ध हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो वे बेकार ही थे। शेरशाह की मृत्यु के बाद आइए इसके उत्तराधिकारी के विषय में भी मैं यही बता दूं। इस्लाम शाह शेरशाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1545 से 1553 तक रहा। इस्लाम शाह का मूल नाम जलाल खां था। देखिए, जलाल खां, इससे पहले भी काफ़ी बार जलाल खां आया है, तो यहाँ मैं पहले ही कहा था कि भाई जलाल खां जो है परेशान कर सकता है आपको, तो ध्यान रखना है। शेरशाह के पुत्र का नाम भी जलाल खां था। हालांकि शेरशाह का ये छोटा पुत्र था, इससे बड़ा पुत्र जो है एक अभियान, मुगलों के खिलाफ एक अभियान में मारा गया था, तो शेरशाह का ये छोटा पुत्र था। जलाल खां इस्लाम शाह की नाम से गद्दी पे बैठा। इसे सलीम शाह भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ इसके विषय में कोई ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। हाँ, आप ये कोर्नोलॉजी, इतिहास की कोर्नोलॉजी बनाने के लिए आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हो। इसके फैक्ट क्या हैं इसमें मैं आपसे यहाँ ऐसे ओरल ही बता देता हूँ। जब इस्लाम शाह ने कॉन्सेप्ट किया रखा था कि जो राज के आदेश होते थे, राज के आदेश हर शुक्रवार के दिन अपने सिर पर रख के लोगों को ले जाने पड़ते थे, और राज के आदेश का बड़ा सम्मान किया जाता था। इसके समय की घटना है। इसी के समय महदवी आंदोलन हुआ था, जिसको इसने दबा दिया था। अब ये महदवी आंदोलन क्या है, इसके विषय में हम सूफी साहित्य या सूफी संतों के विषय में जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके विषय में डिटेल पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि वीडियो में अभी इतना टाइम हम नहीं लगा पा रहे हैं कि हम वीडियो लंबी बनाएं, तो उसके लिए सॉरी। इसके बाद इसी के समय एक और कॉन्सेप्ट हुआ। इसने सेना को 50, 100, 250 इस तरीके से डिवाइड किया। ये श्रेणी प्रणाली कहलाती है, श्रेणी प्रणाली। अब श्रेणी प्रणाली क्या है? श्रेणी प्रणाली यह है कि सेना जो है 50 के जत्थे में, 100 के जत्थे में, 250 के जत्थे में किसी अधिकारी के अधीन की गई थी, तो ये श्रेणी प्रणाली है। इसी प्रणाली का उपयोग आगे जाके अकबर करता है, और ये श्रेणी प्रणाली आगे जाके मनसबदार व्यवस्था का रूप ले लेती है। तो यहाँ आप इम्पोर्टेंट है, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस पर फोकस आप करेंगे कि श्रेणी प्रणाली का ही विस्तृत रूप आगे जाके मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी इसके विषय में मैं अकबर जब चलेगा तब आपको बताऊंगा। 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है,
तो इसके बाद क्या होता है जी, ज़्यादा कोई लंबा टाइम पीरियड में बता ही रहा था, इसका कुछ है नहीं। हाँ, इसने इस्लामी कानूनों को संग्रह जरूर किया। एक आप फैक्ट याद कर सकते हो, इस्लामी कानूनों का संग्रह। अब इस्लामी कानून क्या है? शरीयत और हदीस के अनुसार जो शासन होता है वो इस्लामी कानून के तहत है, जिन्हें फिकह भी कहा जाता है। इसके विषय में हम एक अलग वीडियो के माध्यम से जब हम व्यवस्था पढ़ेंगे, शेर शाह सूरी की व्यवस्था क्या थी, तो उसमें मैं आपको इसका जिक्र करूंगा। खैर, इसके बाद क्या हुआ जी, 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद इसका लड़का फिरोज शाह 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद इसका लड़का फिरोज शाह 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। लेकिन यहाँ पे फिरोज शाह का मामा था मुबारिज खां। मुबारिज खां ने अपने भांजे की हत्या की और आदिल शाह के नाम से, आदिल शाह के नाम से गद्दी पे बैठा। मोहम्मद आदिल शाह, आप पूरा नाम याद रख सकते हैं, तो मैं आपका थोड़ा बड़ा लिखता हूं इसके विषय में। मोहम्मद आदिल शाह, तो ये आप, मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से रखना आप। मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है। इसका सेनापति था हेमू, जो हेमचंद, इसका पूरा नाम हेमचंद था, लेकिन हेमू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेमू जाति से, ज़्यादातर किताबों में हेमू की जाति लिखी हुई है। देखिए, मैं यहाँ जाति का कोई स्पेशल उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है तो उसके विषय में इस वजह से मैं चर्चा कर रहा हूँ। हेमू कहा जाता कि जाति से बनिया था, लेकिन जाति से बनिया नहीं था, ये जाति से ब्राह्मण था। नमक वगैरह का व्यापार करने की वजह से इसे बनिया कुछ किताबों में कहा गया है, और बक्काल भी लिखा गया है। बक्काल किसे बोलते थे जी? आपने सुना होगा, गांव वगैरह में बोल देते हैं बनिया बक्काल। तो बनिया बक्काल कौन होते हैं? बक्काल होते हैं जो अनाज का व्यापार करते हैं, उन्हें बक्काल कहा गया। तो हेमू जाति से ब्राह्मण था, धूसर जाति का ब्राह्मण बताया गया है, और मध्य काल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति जो है वो यही था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये 14वां शासक था, 14वां और अंतिम। मैं एक रिपीट कर देता हूं यहाँ से। इससे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक गुप्त समय के सम्राट हुए हैं, चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। हालांकि ये उपाधि और जगह भी मिलती है, इस विषय में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन हम अगर जो एग्जाम बेस्ड अगर चर्चा करेंगे तो हम उसमें चर्चा करेंगे कि हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू व्यक्ति था, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये 14वां व्यक्ति था। ठीक है, ये शेर शाह। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आदिल शाह के समय ही अफगान साम्राज्य 4 भागों में विभाजित हो जाता है, और पंजाब साइड पे, इस पंजाब जो साइड है उस समय वहां पे शासक होता है सिकंदर सुरकू। जैसे हमने जो हुमायूं पढ़ा था, तो हुमायूं में हमने मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध का विषय में भी चर्चा की थी। तो मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में इन्हीं सिकंदर सूर को हरा के हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। तो ये जो 15 साल का बीच का टाइम था, उसके विषय में मैंने इस वीडियो में आपसे बात की है। इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ से शेर शाह के काफ़ी फैक्ट भी एग्जाम में आए हैं, उसके विषय में भी मैं ऐसी ओरल ही चर्चा करता हूँ। जनरली हम सभी जानते हैं कि शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाई थी। ठीक है, कौन सी बनाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड। अब ये ग्रांड ट्रंक रोड
इसका वर्तमान नाम है। उस समय इसे कहा जाता था सड़क ए आजम। तो आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। शेर शाह ने सड़क ए आजम का निर्माण कराया था। अब ये सड़क ए आजम थी कहाँ से, यहाँ देखिए आप, ये सड़क ए आजम यहाँ बंगाल है। बंगाल की जगह है एक सोनार गांव। तो बंगाल के सोनार गांव से और ये इस साइड में यहाँ पाकिस्तान तक ये सड़क जाती थी। इस सड़क का निर्माण इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था, इस समय ये कहलाती थी उत्तरापथ। और उस समय ये सड़क थी कहां से कहां तक, उत्तरापथ ये सड़क थी आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह से और पुष्कलवती तक। पुष्कलवती जो है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरापथ का निर्माण कराया, ताम्रलिप्ति से पुष्कलवती तक ये सड़क जाती थी। बाद में इसी सड़क को दोबारा से रेनोवेटेड कराया और ये सड़क ए आजम के नाम से कहलाई, जो सोनार गांव से और पाकिस्तान तक विस्तृत थी। इसी सड़क को 1838 में अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड ऑकलैंड ने पुनः बनवाया। कारण ये था कि ये जो सड़क है, ये इस साइड में हम दक्षिण पूर्वी एशिया के देश देखते हैं, तो यहाँ से व्यापार होता था, तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए सड़क बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे अब्बास खां शेरवानी एक इतिहासकार हुआ है, उसने इस विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। शेरशाह के विषय में काफ़ी कुछ लिखता है। कानून गो मैं पहले भी चर्चा की थी, कानून गो आधुनिक इतिहासकार हुए, उन्होंने भी शेरशाह के जो इतिहास है उसके विषय में काफ़ी कुछ लिखा। लेकिन देखिए, सड़कों को साम्राज्य की धमनी कहा जाता था। सड़कें जो थी ये साम्राज्य की धमनी थी और ये भारत के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ती थी। व्यापारिक गतिविधियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इनका। इन सड़कों पे 1700 सराय भी बनाए गए। 1700 सराय भी इन सड़कों पे बनाए गए थे। और इन सराय में कहा यह जाता है कि हिंदू के लिए और मुस्लिमों के लिए शेरशाह ने अलग अलग व्यवस्था की थी। अगर कोई हिंदू रुकेगा तो उसकी व्यवस्था वहाँ करने वाला ब्राह्मण होगा, और जो मुसलमान होगा उसकी व्यवस्था करने वाला वहाँ पे मुस्लिम होगा। ये सड़कें और इनके ये सराय, इन सरायों का इस्तेमाल डाक चौकियों के रूप में भी हुआ है। अगर कोई खबर साम्राज्य के दूसरे हिस्से में पहुंचानी है तो बड़ी तीव्र गति से हम इनके माध्यम से एक खबर को दूसरे हिस्से तक भी पहुंचा सकते थे। तो ये सड़क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शेरशाह ने और 3 सड़क भी बनाई थी, ठीक है। उसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।